अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है वो एकदम प्राण स्वरूप है। यानी कि जब भी हम अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कुछ सोचते हैं और कोई भी विशेषज्ञ उसकी व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले उसके चतुर्थ अंक की ही चर्चा करते हैं। इसी संदर्भ में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंक तत्र श्लोकस चतुष्टया। इस श्लोक में साफ साफ स्पष्ट है कि जो संपूर्ण साहित्यिक विधा है, विधा यानी कि जितने भी साहित्य के प्रकार हैं, नाटक है, भाण है, प्रहसन है, जितने भी प्रकार हैं, जितने भी काव्य के काइंड्स हो सकते हैं, महाकाव्य, उन सब में सबसे अच्छा, सबसे मनोरम क्या है, रमणीय क्या है, नाटक है। और उन नाटकों में अगर ये सोचा जाए कि सबसे रमणीय, सबसे सरल, सबसे अच्छा, मनोरम कौन सा नाटक है, तो वह अभिज्ञान शकुंतला है। और तत्रापि च चतुर्थो अंक, और इसमें भी जो 7 अंक हैं, पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम में जो 7 अंक हैं, उसमें सबसे रमणीय है चतुर्थ अंक, यानी कि चौथा अंक। और उन चौथे अंक में भी जो 4 श्लोक हैं वो सबसे अधिक रमणीय है। रमणीय से तात्पर्य है कि सौंदर्य से परिपूर्ण है, यानी कि कालिदास ने उसे बहुत ही बारीकी से इन श्लोकों की रचना की, उसका जो मंचन किया वो विशेष रूप से वह स्पष्ट था और लोगों ने उसे बहुत ही अलग सा माना। जैसे कि काव्य में जितने भी प्रकार के विधाएं हैं उसमें नाटक सबसे अधिक रमणीय है। उन नाटकों में भी जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो काव्यगत सौंदर्य की दृष्टि से रमणीय है, यानी कि उसका नाम सबसे पहले आता है। और अगर अभिज्ञान शाकुंतलम उस ग्रंथ की बात करें जो चौथा अंक सबसे ऊपर माना जाता है इन सभी बाकी अंकों की अपेक्षा, और उस चौथे अंक में 4 ऐसे प्रसिद्ध श्लोक हैं जो हमेशा विद्वानों के लिए व्याख्या करने के अंग बने हुए हैं। इसी संदर्भ में अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए कवि गेटे ने ये लाइन कही है कि यदि तुम युवावस्था के फूल, प्रौढ़ावस्था के फल और अन्य ऐसी सामग्रियां एक ही स्थान पे ढूंढना चाहते हो तो, और तुम्हें लगा कहीं शांति मिल रही हो और स्वर्ग की प्राप्ति, मर्त्यलोक की प्राप्ति सब कुछ एक साथ देखते जाता हो, तो आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा अभिज्ञान शाकुंतलम। ऐसी कवि कालिदास की अमर रचना है। जो गेटे थे वो बहुत एक जर्मन वैज्ञानिक थे, मतलब भाषा विज्ञानी थे जर्मन के, लेकिन उन्होंने इंडिया में आकर इंडिया के ग्रंथों पे बड़ा काम किया और उन्होंने विशेष रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम को अनुकरणीय माना और उस पर बहुत काम। तो उसके संदर्भ में, उसकी प्रशंसा में वो क्या लिखते हैं कि अगर आपको एक ही चीज, मतलब बहुत सारी चीज एक ही जगह पाना है तो अभिज्ञान शाकुंतलम उठाओ। जैसे कि अगर आपको युवावस्था का फूल, प्रौढ़ावस्था का फल, यानी कि एक उम्र का भी पड़ाव होता है युवावस्था, उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था, यानी कि पूरी तरह से विकसित हो जाना। युवावस्था थोड़ी चंचल, थोड़ी तृप्ति, थोड़ी विप्सा, इन सब चीजों को लिए होती है। और अगर युवावस्था का फूल देखना, कोई भी वृक्ष है तो वो सबसे पहले नवीन उसके पत्ते निकलते हैं, वो थोड़ा लंबा बड़ा होता है, फिर उसमें फूल उगते हैं, वही फूल जाके फल होता है और विकसित होते हैं। ठीक उसी तरह अभिज्ञान शाकुंतलम का जो काव्यगत विशेषता है वह एक विकसित रूप में, यानी कि शुरू के फूल के भी रूप में है, और कालांतर में उसका जो अगले के श्लोक, अगले अंक आते जाएंगे उसमें प्रौढ़ावस्था के फल के रूप में है। तो एक काव्य की दृष्टि से भी यह बात बहुत ही सटीक बैठती है, और अभिज्ञान शाकुंतलम के वर्ण विषय की दृष्टि से भी, कि उस अभिज्ञान शाकुंतलम में युवावस्था के फूल, प्रौढ़ावस्था का फल और अन्य सभी सामग्री सब कुछ एक साथ ही अभिज्ञान शाकुंतलम में मिल जाता है। और कहते हैं गेटे कि अगर आपकी आत्मा प्रभावित है, तृप्त होना चाह रहा है, शांति पाना चाह रहा है, तब भी आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ो।
क्योंकि उसमें शांति प्रिय जो तपस्वी है उनका वर्णन है, उस आश्रम का वर्णन है, और इतना सटीक वर्णन है, प्रकृति निरूपण इतना अच्छा है कि वास्तव में एक शांति से ही मिलती है। और क्या कहते हैं, यदि तुम स्वर्ग और मर्त लोग दोनों एक साथ देखना चाहते हो, तुम्हें स्वर्ग भी देखना और या भूलोक भी देखना है, तो दोनों का मंचन है। क्योंकि दुष्यंत उनका जो नायक है, उनका कुछ स्टोरी तो नीचे भी है, वो धरती पे है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ भी ऐसे प्रक्षिप्त श्लोक और कुछ ऐसे अंक है, जैसे कि 7वें अंक में देखिए तो वो युद्ध की स्टोरी है, और वो मर्त लोक से नहीं बल्कि स्वर्ग लोक की कहानी, कि वो वहां पर जा रहे हैं, इंद्र की मदद कर रहे हैं, तो वहां का भी सब कुछ नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि स्वर्ग लोक भी दिख रहा है, मर्त्य लोक भी दिख रहा है। और जब कोई ऐसा पूछता है कि मुझे ऐसी ऐसी चीजें देखनी है, तो सहसा ही बेटे के मुंह से निकल पड़ता है कि आप जाकर अभिज्ञान शाकुंतलम को ढूंढो, उसमें आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब इसी क्रम में जो उसकी मुख्य विशेषताएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की, हम्म, उस चार इस जो पूरे अंक में हम लोग पढ़ेंगे, जो चौथा श्लोक में, कि इसका जो श्रृंगार रस है वो भी उसका परिपाक मिलेगा, संयोग वियोग भी नजर आएगा, और वियोग का भी पक्ष बहुत ही व्याख्यायित रूप से, सरल रूप से पूरा वर्णित है। तो ये सब चीजें जो विज्ञान शाकुंतलम में उपलब्ध हैं, कि कालिदास ने पूरे रूप से चाहा कि इस काव्य की इतनी मैं विशेषताएं दे दूं कि किसी को किसी अन्य ग्रंथ की आवश्यकता ही ना पड़े। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें भिन्न भिन्न रसों की अभिव्यक्ति की गई है, जैसे कि हास्य, वीर, करुण और श्रृंगार। श्रृंगार के दोनों पक्ष हैं, श्रृंगार का वियोग होता है और संयोग होता है। संयोग यानी कि प्रेमी प्रेमिका जहाँ मिलते हैं, अपना विनोदपूर्ण बातें करते हैं, खुश माहौल होता है, वो संयोग होता है। और जब वो बिछुड़ जाते हैं तो उन्हें वियोग कहते हैं, तो वो श्रृंगार का ही पक्ष है। और वियोग होता है शकुंतला और दुष्यंत पे, और पुनः उनकी मिलन हो जाता है। तो इस तरह से हास्य रस भी है। अगर हास्य के दृष्टिकोण से सोचा जाए तो जो विदूषक है माधव्य, उसका पूरी जो स्ट्रक्चर है, जो उसको क्रिएट किया गया, वो पात्र जिस उद्देश्य से लाया गया है, वो हास्य रस की अभिव्यंजना के उद्देश्य से ही लाया गया है, कि वो कैसी कैसी बातें कर रहा है, कैसे कैसे श्लोक उसके हैं, तो वो उस तरह की अभिव्यंजना की जाना, यानी कि हास्य रस को अभिव्यक्त करना है। इसी क्रम में वीर रस की भी प्रधानता है। वीर रस के दृष्टिकोण से सोचा जाए तो दुष्यंत एक बहुत ही प्रतापी राजा है, और उन्हें अपने बाजुओं पे पूरा अभिमान है, और वो उसी आधार पर इंद्र की भी सहायता करने पहुंचते हैं। इसके साथ साथ करुण रस भी है, क्योंकि भाई शकुंतला का जब त्याग होता है, या सबसे बड़ी चीज जब शकुंतला अपने पति के घर जाती है, मतलब उसकी विदाई का जो समय है, जो चतुर्थ अंक में पति गृह गमनम नामक यह चतुर्थ अंक है, और उसमें शकुंतला का विदाई का वर्णन है। निश्चित रूप से वो करुण रस ही है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बेटी अपने घर को छोड़कर ससुराल जाती है, तो निश्चित रूप से वह जो जितना भी उसका पक्ष होता है, वो सब कुछ उसी कड़ी की एक श्रृंखला होती है, कि वह करुण रस के तहत ही माना जाता है। इसके साथ साथ स्थान स्थान पर सुंदर मनोहारिणी उत्प्रेक्षा भी है, उपमा भी है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि उपमा अलंकार के लिए कालिदास जाने जाते हैं। तो उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा का भी प्रयोग किया है। उत्प्रेक्षा मतलब मानो ऐसा, जानो ऐसा, मनो जनो, इस टाइप के वर्ड्स प्रयोग किए जाना, और तो इसका मतलब उत्प्रेक्षा है, इसे कंपेयर किया जाना। और इसके साथ साथ उन्होंने अलंकार प्रदर्शन को कोई विशेष वो नहीं किया, आडंबर नहीं किया कि अनावश्यक अलंकार डाल दो, अपना जो है पांडित्य दिखाने के लिए, मुझे बहुत व्याकरण, मुझे बहुत काव्य का सब कुछ आता है, तो उन्होंने अनावश्यक कोई प्रदर्शन नहीं किया। अनायास ही उनमें अलंकार प्रस्फुटित हुए, और वो इसीलिए वो सटीक भी रहे, और दर्शकों को चाहे पाठक को पसंद भी आए। तो इस तरह से उसने पूरे जो विज्ञान शाकुंतलम है, उसकी चतुर्थ उसका एकदम नींव है।
क्योंकि चतुर्थ अंक के ही आधार पर संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक केंद्रित है कि शकुंतला की विदाई है, वो अपने पति के जाने की तैयारी कर रही है और अपने पूरे जो आश्रम का माहौल है उसमें पूर्ण रूप से प्रकृति चित्रण किया गया है। तो अभिज्ञान का जो चतुर्थ अंक है उसमें दोनों बातें हैं। पहली बात ये है कि उसमें एक प्रकृति वर्णन है और पूरे आश्रम का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। उसके साथ साथ जो उसकी विदाई की जा रही है उसके संदर्भ में भी बहुत अच्छी श्लोक कहे गए हैं कि एक लड़की के लिए जो कन्या अर्थो ही कन्या पर की यानी कि एक जो कन्या है वो पराई संपत्ति है। आज इस घर में पैदा हुई है, बड़ी होगी, कल उसी घर को छोड़ना होगा। तो इस तरह से जो एक व्यवहारिक चीजें होती हैं जो हमारे समाज से जुड़ी हुई होती हैं, वो चीजें लोगों को पसंद भी आती है और अच्छी भी लगती हैं। तो उस चीज को उन्होंने वर्णन किया है। उपमा के संदर्भ में कहा जाए तो कालिदास ने जितने भी उपमाओं का प्रयोग किया है वो एकदम अनोखा है। जैसे कि एक जगह उन्होंने शकुंतला के एक ऐसे पुष्प से तुलना की है जिस पुष्प को किसी ने सूंघा नहीं है। एक ऐसे पत्ते से तुलना की है जिसको अभी तक किसी ने नाखून तक नहीं भीगा, उसमें खरोच तक नहीं है। एक रत्न से तुलना की है जो रत्न कभी छेदा नहीं गया, एकदम अभी फ्रेश धरती के अंदर से वो रत्न आया है, और ऐसे मधु से तुलना की है जो मधु का स्वाद आज तक किसी ने अभी तक नहीं लिया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसा नहीं है कि उससे हमने एक श्लोक के रूप में पढ़ा और समझ गए, काम खत्म। अभिज्ञान शाकुंतलम एक अध्ययन अपने हृदय में धारण करने वाली चीज है। उसके एक एक पक्ष जो है पूरे जीवन से संबंधित हैं और सच्चाई है, और ऐसे कई श्लोक आपको मिलेंगे जो उपमा का एकदम बेजोड़ उदाहरण है, और ऐसा उदाहरण उन्होंने ऐसी उपमा दी है कि वो बहुत हैरान करने वाली है। इसी प्रकार से उन्होंने एक उपमा दी है शकुंतला को कि जो 5वें अंक में वर्णित होता है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे कि जिस प्रकार से कोई भी नदी अपने सीमा को तोड़कर और सारे अपने जो सीमा है उसको तोड़कर बह जाती है, वो बाढ़ ही लाती है, यानी कुछ अच्छा नहीं करती। उसी तरह अगर कोई स्त्री है और अपनी वो सीमा का उल्लंघन करती है तो वह अपने कुल के लिए बड़ी ही मलिन कही जाती है। यानी कि एक तरह से शकुंतला भी, उससे भी एक गलती हुई है। विवाह से पूर्व मतलब शकुंतला ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया और शकुंतला के साथ वो, चूंकि वो प्रेग्नेंट भी है, तो इस तरह का जो दृष्टिकोण है वो एक तरह से ये भी बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में किस चीज को धारण करना चाहिए, हमारी मर्यादा क्या है, हमारी सीमाएं क्या है। तो ऐसी बहुत सारी उपमाएं पूरा अच्छे से व्याख्यायित है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगी और आपको इसको पढ़ के समझ में आएगा कि वास्तव में कालिदास ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही मेहनत किया और उन्होंने जीवन में उतार के रख दिया। यही कारण है कि कालिदास के श्लोक को न केवल इस भारत देश में बल्कि पूरे विदेशी भी बहुत बड़े फैन। तो इस तरह से जो जो मूल बात आती है कि हमें अभिज्ञान शाकुंतलम की क्या मुख्य विशेषता है, अभिज्ञान शाकुंतलम का मुख्य अंग क्या है, तो वो सब चीजें हमें इसी अभिज्ञान शाकुंतलम के विश्लेषण के अंतर्गत आती है। तो ये आपका था चतुर्थ अंक की विशेषता और अभिज्ञान शाकुंतलम का काव्यगत सौंदर्य। किसी भी काव्य के सौंदर्य को बताने के लिए हमें सबसे पहले उस काव्य का विषय मतलब क्या विषय वस्तु है, उसका उद्देश्य क्या है, वह काव्य किससे संबंधित है, उसका नायक कौन और नायिका कौन, इस प्रकार की छोटी छोटी बातें मुश्किल से कुछ लाइनों में दी जानी चाहिए। उसके बाद जो आता है कि इसका काव्यगत सौंदर्य किस रूप में हो सकता है, भाव अभिव्यक्ति, प्रकृति चित्रण, रस निरूपण, छंद वर्णन, अलंकार वर्णन, ये सब इसके टाइटल हो सकते हैं जिससे हम बता सके कि किसके काव्य में क्या विशेषता है। इसके अलावा भी कई ऐसे पक्ष होते हैं जैसे कि पात्र का सजीव चित्रण और प्रकृति का एकदम मनो मतलब मानवीकरण किया जाना। तो इस तरह की सभी विशेषताएं अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलती है। क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा पद्म पुराण और महाभारत में भी मिलता है, लेकिन फिर भी कालिदास ने उसकी जो कथानक है उसमें परिवर्तन करके बिल्कुल मौलिक बना दिया।
मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो रिपीट है, उससे एकदम अलग कर दिया, उसे इतना स्पष्ट कर दिया, सारे पात्र को इतना क्लियर कर दिया और दुष्यंत के चरित्र को इतना उदात्त बना दिया, इतना बढ़िया बना दिया कि वो नायक की कोटि अच्छी सी हीरोदात श्रेणी में आती। तो इस प्रकार पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम में हमने ये देखा या पाया या पढ़ के या जानते हैं कि कोई भी तुलना नहीं है अभिज्ञान शाकुंतलम